नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड, जिसका नाम है विधायी समिति। ये जो आपका यूनिट थर्ड है वो है लेजिस्लेटिव सपोर्ट थर्ड सेमेस्टर। जो भी बच्चा ड्यू में है या रेगुलर बेस पे है या सोल में है या जो एनसीवैप से है, जिस भी उससे है, वो उन बच्चों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस यूनिट के नोट्स चाहिए या आपको हिंदी के जो आपका हिंदी ए है या आपका हिस्ट्री हो गया, हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, आपका लेजिस्लेटिव सपोर्ट, आपको किसी भी चैप्टर के अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फ्री स्टडी के नाम से। चैनल की लिंक जो है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है, वहाँ से जाके आप इजली हमारे चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, जो आपकी थर्ड यूनिट है उसका नाम है विधायी समितियाँ। मतलब समिति, जो समिति वगैरह होती है, जो कम्युनिटी वगैरह आपकी होती है, ये आखिर होता क्या है? तो संसद में इस समिति की क्या भूमिका होती है? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। देखिए, इतनी जो संसद, आप सभी को पता है, संसद जो है, संसद इतनी भारी भरकम संस्था है कि वह अपने समक्ष लाए गए विषयों पर प्रभावकारी ढंग से स्वयं निष्पादन नहीं कर सकती। आप सभी को पता है कि संसद जो है ना, इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा, मतलब आपको पता है बहुत ज़्यादा इसके अंदर नियम है, कानून है या विधि वगैरह है। जो भी यहाँ पे कानून वगैरह लागू होते हैं या कोई भी टॉपिक वगैरह आता है, तो संसद उस पे मतलब एक प्रभावी रूप से एक मतलब कड़े रूप से उसके ऊपर कार्य नहीं कर पाती, उसका निष्पादन नहीं कर पाती स्वयं। इसीलिए जो संसद को समितियों की जो ज़रूरत है पड़ती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका ये है कि संसद के कार्य जो है ना, वो बहुत ज़्यादा जटिल और वृहद हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाई वाले हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो इन सभी के लिए संसदीय समिति की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। संसद को कई विशेषज्ञों यानी एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ती है। और ये मैं बता देती हूँ आपको एक चीज़, ये आपका जो संसद समिति है ना, संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। ऐसा नहीं है कि संविधान में बोला गया है संसद समिति के बारे में, नहीं, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस समिति का गठन कैसे होगा, इसका कार्यकाल क्या होगा, कार्य कैसा होगा, कितने दिन तक के लिए होगा, ये सारे ही, इन सब पे जो नियम हैं वो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर इसका गठन करती है। संसदीय समिति का इसका कार्य क्या होगा, कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, प्रॉपर ये सब चीज़ें जो हैं वो संसद देखती है। इसके बाद है संसदीय समितियों का महत्व। जो ऊपर था वो हमने थोड़ा सा भूमिका जानी कि आखिर ये चीज़ है क्या, संसद समिति है क्या। इसके बाद है इसका महत्व। आप सभी को पता, देखिए, संसदीय समिति किसी विशेष पर विस्तृत यानी बहुत ज़्यादा बड़े रूप से जांच करती है और रिपोर्ट शेयर करती है। उसके बाद है संसदीय समितियां कई मंत्रालयों एवं विभाग की रिपोर्ट पर विचार करती है तथा उनकी जांच करती है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तब भी संसदीय समिति वर्किंग में रहती है यानी अपना काम करती है। तो मुख्य रूप से इसका महत्व क्या है, जो भी कोई कानून बनता है, कोई टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है, कोई भी विषय हो, उस पर जांच करना, रिपोर्ट तैयार करके आगे शेयर करना, लोकसभा और राज्यसभा में उसको पेश करना। कोई भी मंत्रालय है या कोई भी विभाग है, डिपार्टमेंट है, उस पर रिपोर्ट तैयार करती है। विभाग का कोई भी विचार वगैरह है कि ये हो, जैसे मान लो जल विभाग है ना, तो वो वहाँ पर अगर कोई, मतलब मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया, मान लो जल विभाग है या कोई जल मंत्रालय है, कुछ भी हो, उनका विचार क्या है, वो आगे क्या क्या चीज़ करने वाले हैं, इन सब पर वो विचार करती है। साथ ही उस पर जांच करती है, उनके नियम पर या जो वो नई योजना लेके आ रहे हैं उस पर, और इन सब की रिपोर्ट तैयार करके वो आगे संसद में पेश करती है। और जब संसद का सत्र नहीं भी चलता तब भी ये जो समितियां हैं वो आखिरकार कार्य करती रहती हैं। इसके बाद है संसदीय समिति। देखिए, जो सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती हैं। कौन? संसदीय समिति किसके द्वारा निर्वाचित होती है? सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा ये निर्वाचित होती है।
जिसे लोकसभा अध्यक्ष सभापति नामित करते हैं। यानी बेसिकली बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि संसदीय समिति का जो निर्वाचित है, जो मतलब नियुक्त है, वो सदन के द्वारा किया जाता है। अब वो सदन कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो। और जो है लोकसभा जो ये जो संसद समिति है आपकी, ये लोकसभा के अध्यक्ष या सभापति के निर्देश अनुसार कार्य करती है और अपनी रिपोर्ट भी पेश करती है सदन में या लोकसभा के अध्यक्ष या सभापति के सामने, और उसको अपनी रिपोर्ट सौंपती है। कौन? संसदीय समिति। संसदीय समिति का एक सचिवालय होता है और इस सचिवालय की व्यवस्था लोकसभा का सचिवालय या राज्यसभा का सचिवालय कोई भी मतलब इसका जो है व्यवस्था करके इनको देता है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें इसकी प्रकार की, तो मोटे तौर पर संसदीय समिति के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है, एक है स्थायी और एक है तदर्थ। स्थायी समिति वो होती है जो स्टेबल होती हैं, आप सभी को पता है। प्राकृतिक रूप से जो ये समितियां हैं वो स्थायी होती हैं और ये अपने मतलब जो इनका काम है उसके आधार पर अपना कार्य करती हैं, जिसके आधार पर इनका गठन किया जाता है। सपोज़ करो कि कोई समिति है, उसका गठन करा लेडीज़ को लेकर कि आपकी जो समिति है ना, आप लेडीज़ों पे ध्यान दोगी, महिलाओं के ऊपर। तो वो उसका जो जन्म हुआ है, यानी किसका? समिति का। समिति का गठन किस लिए हुआ है? महिलाओं के लिए। तो वो काम जो है अपने कार्य के मतलब अपना जो कार्य है वो गठन के अनुसार अपना कार्य करती है। ऐसी बहुत सारी समितियाँ हैं, जैसे कि अनुसूचित जनजाति और जनजाति को लेकर भी, एससी और एसटी को लेकर भी एक समिति बनाई गई है। तो बेसिकली आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना, वो कभी ये नहीं पूछेगा कि इस समिति के बारे में बताओ या उस समिति के बारे में, नहीं। वो ये आपसे ये क्वेश्चन बोलेगा कि संसदीय समिति के बारे में बताओ, व्याख्या करो, या संसदीय समिति से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप ये प्रॉपर पूरा का पूरा लिख सकते हैं। तो चलिए अपने जो टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। तो समझ गए होंगे आप स्थायी समिति। इसके बाद है तदर्थ समिति। ये जो समिति होती है ना, ये प्राकृतिक रूप से अस्थायी होती है। इसका नेचर जो है वो अस्थायी होता है। जिस काम के लिए इसका गठन किया जाता है वो काम खत्म होते ही इनका कार्यकाल भी खत्म हो जाता है, ये अस्तित्व में नहीं रहती है। जैसे कि आपको पता होगा शेयर मार्केट, आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा। अभी बीच में क्या हो रहा था, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा घपला घोटाला हो रहा था। तो एक समिति बनाई गई थी शेयर मार्केट को लेकर, उसको घोटाले को रोकने के लिए। जैसे ही घोटाला वगैरह पकड़ा गया, रोका गया, जैसे ही मतलब काम खत्म हुआ, तो ये जो समिति है वो समाप्त हो गई। मतलब ये स्थायी नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती है, मान लो कि 15 समिति है, 15 समिति के अलावा भी अगर मान लो कि कोई अलग से मुद्दा है जो इन समिति को नहीं देते, तो उसके लिए एक समिति का गठन कर दिया जाता है, किसी भी समिति का। और जैसे ही उसका कार्य खत्म होता है तो समिति भी खत्म हो जाती है। तो ये जो है ना आपकी, अब हम बात करेंगे एक एक करके सारी समिति के बारे में। ये जो आपकी समिति आती हैं, जितनी भी समितियां मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, कमेटी जितनी भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, वो सारी आपकी स्थायी हैं। स्थायी, ठीक। तो पहला है आपका लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति बेसिकली मनी से रिलेटेड होती है, पैसों से रिलेटेड होती हैं। इस समिति का गठन जो है ना, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ और तब से यह आज तक यानी अब तक ये अस्तित्व में है। कौन? लोक लेखा समिति। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, जिसमें से 15 लोकसभा सदस्य हैं और 7 राज्यसभा सदस्य हैं। प्रतिवर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि हर साल इसका जो है लोक लेखा समिति का हर साल चुनाव होता है। और चुनाव कैसे होता है? एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली के अनुसार इनका चुनाव होता है। आई होप आपको एकल हस्तांतरीय मत के बारे में पता हो। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी, या मैं एक काम करूंगी, इसका एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा 5 से 10 मिनट का, मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। इसका जो कार्यकाल होता है इस समिति का, वो 1 वर्ष का होता है, सिर्फ 1 साल का। 1967 से एक परंपरा चली आ रही है कि समिति का जो अध्यक्ष होता है ना, वो विपक्षी दल से ही चुना जाता है। यानी अभी विपक्षी दल कौन है? कांग्रेस। कौन है? कांग्रेस। तो ये जो है ना आपका
लेखा समिति जो बनेगी इसका अध्यक्ष कौन होगा? कांग्रेस पार्टी में से कोई एक नेता होगा। तो ये जो है 1967 से ही ये परंपरा चली आ रही है। बात करते हैं इसकी कार्य की, तो कार्य इसका बस यही है, जो सीएजी होते हैं आपके, सीएजी कौन होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये जो होते हैं ना, ये क्या करती है समिति? ये समिति अपनी जो रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट जैसे मान लो मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये कौन होते हैं? सीएजी। सीएजी नियंत्रक एवं महापरीक्षक, महालेखा परीक्षक कौन होते हैं? सीएजी। सीएजी क्या होता है? अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है ना, वो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को दी, राष्ट्रपति द्वारा उसको संसद में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन ये समिति क्या करती है? ये समिति इस रिपोर्ट का अध्ययन करती है, रिपोर्ट की जांच करेगी। जो सीएजी जो रिपोर्ट अपनी देगा राष्ट्रपति को, उस उस रिपोर्ट की जांच वगैरह ये जो है करती है। साथ ही ये देखती है, ये समिति जो है ये देखती है कि कम से कम पैसों में मतलब कमेटी को अच्छा बनाना, या संविधान नहीं, कमेटी कह लो, हाँ, कमेटी को अच्छा बनाना। या अगर मान लो मतलब कोई भी सरकार है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, कोई भी सरकार अगर कोई आयोजन लेके आ रही है, मान लो कि जैसे कोई भी योजना वगैरह लेकर आई है, तो ये देखना कि मतलब कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड करना। तो बेसिकली पैसों से रिलेटेड कार्य करती है। उसके बाद है, समिति जो है सार्वजनिक रिपोर्ट की जांच मात्र कानूनी तरीके से नहीं करती, बल्कि यह भी देखने का प्रयास करती है कि कोई अपव्यय, मतलब ज़्यादा खर्च तो नहीं हुआ, या भ्रष्टाचार वगैरह तो नहीं हुआ। मान लो कि कोई योजना आई, योजना के दौरान किसी कमेटी को पैसे दिए गए कि लो भाई, अगर मान लो कि बांध बनवाना है एक गांव में, बांध बनाओ योजना आई कि हर गांव में बांध बनेगा, या मतलब सड़क बनाओ योजना, जो भी है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसी कोई योजना आई, तो सपोज करो कि योजना आई, पैसे दिए गवर्नमेंट ने। अब ये ना हो कि उस जो पैसे दिए हैं, जो गवर्नमेंट ने जो मनी दी है, उस मनी को करप्ट तो नहीं कर लिया, कहीं उससे भ्रष्टाचार तो नहीं हो गया। भ्रष्टाचार मतलब कि नेता वगैरह जो है उन्होंने अपने पास पैसे तो नहीं रख लिए। तो इस कमेटी का कार्य होता है इन सब चीज़ों को देख रेख करना। उसके बाद जो है आपकी दूसरी कमेटी है प्राक्कलन समिति। ये क्या करती है? इस समिति का गठन जो है 1950 में हुआ था, जॉन मथाई की सिफारिश के अनुसार। वर्तमान में इसमें 30 सदस्य हैं। 30 के 30 सदस्य जो है लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा में से एक भी सदस्य इसके अंदर नहीं है। इसका चुनाव भी सेम वैसे ही एकल हस्तांतरण के द्वारा होता है, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट के द्वारा। और कार्यकाल की बात करें तो 1 साल का इनका कार्यकाल होता है। ये जो है इसका कार्य यह है कि प्रशासन में कार्य कुशलता लाना और किफ़ायत मतलब होता है कि कम पैसों में अच्छा सा अच्छा चीज़ उपस्थित करवाना। मतलब कोई भी नीति है, तो अगर कोई नीति आ रही है, जैसे फर्स्ट वाले का काम है ना, सेम इनका भी कुछ इसी टाइप से काम है। इसका काम भी जो है वो मनी को लेकर है, मनी वगैरह, पैसों वगैरह से संबंधित इनका भी कार्य होता है। तीसरा है सार्वजनिक उद्यम समिति। ये जो है आपका ये समिति जो है 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर पहली बार गठित हुई थी। इसमें 22 सदस्य थे, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा से। इसका चुनाव भी सेम ऐसे ही हुआ था। इस समिति का काम क्या होता है? जो भी सार्वजनिक, जो भी पब्लिक सेक्टर होते हैं, पब्लिक उद्यम वगैरह है, फैक्ट्री वगैरह है, कारखाने वगैरह हैं, उसकी रिपोर्ट वगैरह तैयार करना कि कितना खर्च हुआ, कितना आया, कितना गया, कितना माल बना, ट्रांसफ़र कितना हुआ, ये सब चीज़ें देखती है। चौथा है विभागीय स्थायी समितियाँ। ये जो है ना, देखिए, लोकसभा की नियम समिति की अनुशंसाओं पर संसद में 1993 में 17 विभाग संबंधी स्थायी समितियां गठित की गई हैं। यानी विभाग को लेकर, अलग अलग डिपार्टमेंट को लेकर अलग अलग कमेटी जो है बनाई गई हैं। तो 17 विभाग 17 विभाग संबंधी स्थायी समितियां का गठन किया गया था। कब? 1993 में। और 2004 में इस समितियों में 7 समितियां और ऐड हुई और ये बढ़कर 24 हो गई। देखिए, इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य है ना, मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो कार्यपालिका है ना,
कार्यपालिका को अधिक उत्तरदायी बनाना, यानी कार्यपालिका मतलब अपना जो भी है काम अच्छे से करे और उत्तरदायी हो, मतलब हर चीज़ का आंसर जो है एकदम प्रॉपर तरीके से दे पाए। तो बेसिकली कह सकते हैं कि कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाना या नियंत्रण स्थापित करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। और प्रत्येक स्थायी समितियों में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होते हैं। संबंधित मंत्रालय और विभाग के अनुदान मांगों पर विचार करती है, यानी जो भी डिपार्टमेंट अपना विचार सामने रखता है, जो भी मांगता है। सपोज करो कि कोई भी डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप ले लो। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट है आपका, शिक्षा विभाग जो है, उन्होंने बोला कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे स्कूल बनवाना है या बच्चों को मतलब कंप्यूटर क्लास लगवानी है, जो भी है वो कोई भी अपना विचार रखते हैं या उन्होंने गवर्नमेंट से कुछ किसी योजना के लिए पैसे वगैरह मांगे, तो बेसिकली इस जो समिति है, जो समिति का काम क्या होगा कि जो भी इन्होंने विचार किए हैं, किसने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, जो भी अपना विचार उन्होंने अपने सामने रखे हैं, संसद में रखे हैं, तो इनका काम बस ये होता है कि रिपोर्ट तैयार करती है। कौन, ये क्या कहते हैं, समिति मंत्रालयों का जो है ना रिपोर्ट तैयार करती है बस। उसके बाद 5वां है आपका याचिका समिति। यह समिति विधेयकों पर आम सार्वजनिक महत्व के मामले पर दायर याचिका एवं आवेदनों पर विचार करती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको छोटा सा पॉइंट बता देती हूँ। जो आपकी याचिका समिति होती है वो लोकसभा के लिए अलग होती है और राज्यसभा के लिए अलग होती है। लोकसभा की जो आपकी बनेगी ना उसमें 15 सदस्य होंगे और राज्यसभा के लिए जो समिति होगी उसमें 10 सदस्य होंगे। तो इन दोनों के लिए अलग अलग जो है ये समिति होती है। छठा है आपका विशेष अधिकार समिति। यह सदन और इसके सदस्यों की विशेष अधिकार हनन संबंधी मामलों की जांच करती है, यानी जो भी संसद को यानी जो संसद में बैठे लोग जो है, सांसद वगैरह है, जो भी उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं, कहीं उनका हनन तो नहीं हो रहा। हनन हो रहा है तो उसका पनिशमेंट क्या हो सकता है, उस पर जांच तैयार करती है, उसका लेखा जोखा तैयार करती है। और जो है लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। तो सेम इसकी भी इनके भी 2 पार्ट होते हैं, राज्यसभा के लिए अलग और लोकसभा के लिए अलग। 7वां है आपका सरकारी आश्वासन समिति। सरकारी आश्वासन समिति, यह समिति मंत्रियों द्वारा सदन में समय समय पर दिए गए वचनों एवं प्रतिज्ञाओं की जांच करती है और किस सीमा तक उनका कार्यान्वयन हुआ है इस पर प्रतिवेदन देती है। यानी कि इस समिति का कार्य क्या होता है, बेसिकली कार्य ये होता है कि अगर कोई भी मंत्री वगैरह है, उन्होंने मतलब ये बोला कि मैं आने वाले 2 साल में सड़कें बनवाऊंगा या जो भी कार्य करूंगा, उन्होंने अपना कोई आश्वासन दिया है ना वोट पाने के लिए, तो इसका काम क्या होता है, इस समिति का काम बस ये होता है कि जो उसने वचन दिए थे, जनता को आश्वासन दिया था, प्रतिज्ञा ली थी, उस पर जांच करती है कि वो उस पर कितना काम कर रहा है और काम कर रहा है तो कितना काम हुआ है और कितना बाकी है। उसके बाद है 8वां आपका अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति। वही आपका जो SC ST कास्ट होती है उनको लेकर है, उनके वेलफेयर को लेकर, उनके कल्याण को लेकर। तो इस समिति में जो है 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग तथा अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग की प्रतिवेदनों पर विचार करना, मतलब जो विचार वगैरह वो प्रकट करती है समिति, उस पर ये रिपोर्ट वगैरह तैयार करती है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित सभी मामलों की जांच करना, जैसे संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम का संचालन आदि। 9वां है आपका महिला सशक्तिकरण समिति। इस समिति का गठन जो है 1997 में हुआ था। 30 सदस्य हैं इसमें, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति, गरिमा तथा सभी क्षेत्रों में समानता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इनकी जांच करना इनका कार्य होता है। यह राष्ट्रीय महिला आयोग के रिपोर्ट पर विचार करती है। देखिए ये मैंने आपको बताया कुछ 9 समिति के बारे में जो कि आपकी स्थायी समिति थी। इसके अलावा भी बहुत सारी समितियां हैं आपकी, जैसे कि कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति,
सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति। लेकिन जो मैंने आपको 9 पढ़ाया है ना, आपके पेपर को लेकर इतना इनफ है आपके लिए। अगर आप इनको भी एकदम अच्छे से पढ़ लेते हैं या किसी अदर सोर्स से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इनफ हो जाएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपको 4-5 पेज का लिखना है, सारी समिति लिख देना, कार्य बता देना, गठन कब हुआ, सदस्य कितने हैं, बस इतना आपके लिए इनफ है। और ये जो है आपका यूनिट थर्ड आपका यहीं पर होता है ख़त्म। आगे जो आपका यूनिट आएगा वो आएगा आपका यूनिट 4, क्योंकि ये जो है ना आपकी सैक की वीडियो है। सैक आपको पता हुआ स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। इसमें क्या होता है ना, बहुत कम सिलेबस होता है, समझना ज़्यादा पड़ता है और सिलेबस अकॉर्डिंग टू कम होता है। और जो आपका मेन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल हिस्ट्री, उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें कम से कम 10-10 पार्ट बन जाते हैं। बहुत कम सिलेबस था इसमें, तो इसलिए मैंने एक पार्ट में वीडियो जो है आपकी कवर अप कर दी है। क्योंकि आपको पता है कि आज जो है वो 22 नवंबर हो चुकी है और आपका नेक्स्ट एक ही महीना मान लो आपका 30 दिन है, 30-31 दिन आपके पास है, फिर आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए जो मैं भी हूँ बहुत जल्दी आपका टॉपिक कवर करवा रही हूँ, यूनिट कवर करवा रही हूँ, जो मुझे मेन लगा। वैसे अकॉर्डिंग टू मैंने बहुत सारे पेपर देखे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आपके, सारे देखे, तो मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने आपका जो है इम्पॉर्टेंट के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन जो है वो कवर करवा दिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।